वेरी गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, दिस इज तपस आईएएस में आपका स्वागत है। टुडे इज 5th ऑफ अक्टूबर 2023 एंड वी आर गोइंग टू डिस्कस द हिंदू का जो न्यूज़पेपर है उसमें देखते हैं कि यूपीएससी के लिए क्या आज इम्पोर्टेंट है। और बिफोर गोइंग टू डिस्कस दिस आप सबको बताना चाहूँगा कि लास्ट 2 दिन का जो पेपर है वो 2 तारीख को मैंने लिया था। 3 और 4 का जो है वो जो यूट्यूब के चैनल पे है उस पर अपलोड नहीं हुआ है, तो वो जल्दी अपलोड हो जाएगा क्योंकि 2 दिन से तबीयत डाउन थी। तो मैंने रिकॉर्ड किया लेकिन मैं उसको उस पर डाल नहीं पाया क्योंकि उसमें टाइम लगता है। उसमें एडिटिंग करना है थोड़ा बहुत, तो उसको मैं आपको करवा दूंगा। और उसमें जो है नोबेल प्राइज़ जो मिला है एमआरआ ने उसको लेके और डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों को उसमें डिस्कस किया गया। एक दो अच्छे आर्टिकल भी हैं उसमें, तो उसको भी मैं करवा दूंगा। सो आज का देखते हैं कि आज का क्या इंपॉर्टेंट है। आपका 3 और 4 का बचा हुआ है और उससे पहले के भी एक दो बचे हैं, मुझे याद है। स्टार्ट करते हैं। आज तो पहला न्यूज़ तो आप सबको पता है कि कल जो हुआ वो आपके जो राज्यसभा के मेंबर हैं उनको अरेस्ट कर लिया गया। तो ये संजय सिंह हैं, तो संजय सिंह को अरेस्ट कर लिया गया है। और जो उस पे एलिगेशन है ये कि जो लिकर केस था दिल्ली का, तो उसमें किसी जान पहचान वाले को वो जानते हैं और उनसे उनकी बात हुई थी। ईडी ने अरेस्ट किया है उसको। सो मैं सपोज करता हूं और मैं आपको ईडी के बारे में लगातार आपको पढ़ाया हूं, तो ये न्यूज़ से आपको क्या एज ए यूपीएससी एस्पिरेंट आपको क्या सीखने को मिलता है। दैट इज इंपॉर्टेंट, हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट है। सो जो क्वासी जुडिशियल बॉडी और जो स्टैचुरी बॉडी और डिफरेंट डिफरेंट की बॉडी जो डिस्कशन किया गया है जो सिलेबस में है यूपीएससी के, आपको यहां से ड्रॉ करना है कि ईडी का रेलिवेंसी क्या है। तो जो ईडी है वो कितना इंपॉर्टेंट, इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट है। ये क्यों इंपॉर्टेंट है और इसका रेलिवेंस क्या है, दो चीजें आपको समझ में आनी चाहिए, इम्पोर्टेंस या रिलीवेंस। और ये कौन से पावर से ड्राइव होता है। जैसे सीबीआई ड्राइव होता है, दिल्ली स्पेशल जो डीएसपी करके डीपीएससी करके जो भी रूल्स हैं एक्ट के अंदर उसके अंदर है, इसीलिए इसका पावर का जो ड्राइव होता है वो कहाँ से होता है। कौन सी मिनिस्ट्री, विच मिनिस्ट्री के अंदर आता है। जैसे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर आता है ये, विच मिनिस्ट्री। वी हैव टू स्टिक इन दीज पॉइंट्स। और ईडी जो पहले था वो कैसे, कौन कौन से एक्ट के लिए बना था। जैसे पहले क्या चलता था कि पहले चलता था एफसीआरए, ये वाला एक्ट चलता था। फिर बाद में जाके इसमें फेमा भी ऐड हो गया। धीरे धीरे इनका पावर जो है वो बढ़ाता गया। उसके बाद ऑफेंडिंग वाला जो एक्ट था, इकोनॉमिक ऑफेंडर वाला, कि एफ करके था, आप वो देख लीजिएगा, तो उसको भी ऐड किया गया। फिर उसके बाद इसमें पीएमएलए जो है, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट जो है, उसको भी ऐड किया गया। धीरे धीरे ईडी का जो स्कोप है वो बढ़ा दिया गया है। ठीक है, तो आप ईडी जो है पहले इकोनॉमिक ऑफेंस जो होते थे उसको टैकल करता था। और इसको पहले इकोनॉमिक यूनिट ही कहा जाता था, मिनिस्ट्री के अंदर में, फाइनेंस के अंदर आता था। और धीरे धीरे उसको बढ़ा दिया गया है कि आप जो अगर मनी लॉन्ड्रिंग का केस होगा तो उसमें भी ये देखेंगे, या फिर फॉरेन एक्सचेंज का केस होगा उसमें भी देखेंगे, या कोई कोई इकोनॉमिक कोई इस टाइप की चीज़ें लेके पैसे लेके भाग गया, तो इकोनॉमिक ऑफेंडर जो होता है, जो जिसको भगोड़ा बोलते हैं अपन लोग, उसको उसके जो उसको एफ क्या बोलते हैं, मैं मिस कर रहा हूँ उसको, तो आप उसको देख लीजिएगा। इस टाइप के एक्ट में, और ये तो है ही, एफसीआरए का एक्ट पहले ही से था कि इसको देखते हैं। तो इस टाइप के इनका जो धीरे धीरे है वो पावर जो है वो धीरे धीरे बढ़ा है। तो आपको रेलिवेंस देखना है कि कुछ जगह पे क्या है, ईडी को ना सुप्रीम कोर्ट, इवन हाई कोर्ट जो है वो इनके ऑफिसर को इनकम्पिटेंट कहा गया है कि ये तो इनकम्पिटेंट है। और अभी एक जगह पे तो वेस्ट बंगाल का केस अगर आपको याद है, उस दिन भी पढ़ाया था मैंने, कि वेस्ट बंगाल में जो जो ममता बनर्जी के जो भतीजे हैं, अभिषेक बनर्जी हैं, या हाँ अभिषेक बनर्जी हैं, तो उनके ऊपर जो केस चल रहा है जॉब स्कैम को लेके, कि पैसे दो फिर जॉब दूंगा, उसका स्कैम चल रहा है। तो उसमें ईडी को वहां के जो हाई कोर्ट के, कोलकाता हाई कोर्ट के जो जज हैं, उन्होंने ईडी को इनकम्पिटेंट, उनके ऑफिसर को इनकम्पिटेंट कहा है और बोला है कि आप अपने इस ऑफिसर को हटाओ और दूसरे को दो। आपको वो भी डिस्कस करना है कि, और फिर उसके बाद ईडी के जो अरेस्ट के जो प्रोविजन है, अगर कि ईडी किसी को अरेस्ट करता है तो वो किस तरीके से अरेस्ट करेगा और कौन से रूल्स को फॉलो करेगा। कि जैसे आपके ऊपर कोई इस टाइप का एलिगेशन है और आपको अरेस्ट कर लिया, तो क्या वो एफआईआर की कॉपी उसको देगा कि नहीं देगा। तो उसके लेके लगातार कोर्ट में ऐसी चीज़ें बहस चलती है, नॉट रेलिवेंट ऑन सच
लेबल, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट बिकॉज ईडी को एक बहुत बड़ा एक टाइप का, ईडी को कई लोग कह रहे हैं कि वेपनाइज किया जा रहा है, ईडी का यूज किया जा रहा है, मिसयूज किया जा रहा है, इस टाइप की चीज़ है। सो आपको ईडी के बारे में इतना तो पढ़ना पड़ेगा। तो फिलहाल के लिए तो मैंने आपको बता दिया कि ईडी के पास ये 4 अलग-अलग एक्ट के अंदर पावर है, एफसीआरए, फेमा और एक और एक्ट है और पीएमएल है, ठीक है? तो ये चारों एक्ट आप एक बार देख लेना और उसके बाद जो पावर ड्रिवन जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से इनको मिलता है और ये 4 से पावर मिलता है। ये चारों एक्ट्स इनको पावर देता है कि अगर इस टाइप की इकोनॉमिक ऑफेंस हो तो आप इनको अरेस्ट करें या फिर इन्वेस्टिगेट करें या फिर समन करें या डिफरेंट डिफरेंट जो भी उसमें जो चार्जेस जो होंगे और जो जो उस कानून में लिखा होगा उस तरीके से एक्ट करें। फिर इसके बाद कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आता है, मैंने मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस आपको बता दिया है। जैसे सीबीआई के बारे में पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि ये अलग मिनिस्ट्री के अंदर काम करता है और पावर भी अलग तरीके से ड्राइव करता है, तो आप उसको समझे। तो आपको आपके लिए एक टाइप का बॉडी हो गया, स्टैच्यूटरी बॉडी हो गया जो काम करती है एक कानून के दायरे के अंदर में, एक एक्ट के अंदर में इनका पावर डिफाइन होता है, तो उसको लेके है। और फिर कभी हिस्ट्री भी अगर ऐसा रहा तो ईडी के ऊपर एक अलग वीडियो बना के हिस्ट्री समझाएंगे कि कैसे वो 1941-42 की बातें हैं, कैसे इसका ओरिजिन कैसे हुआ, फिर वो धीरे धीरे इसको कैसे पावर इनहेंस किया गया, वो सब चीज़ें देखेंगे। और कैसे ईडी और समटाइम्स सीबीआई जो है और ये मिल के काम करती हैं, ठीक है? और फिर सीबीआई जो है वो इंटरपोल के लिए काम करती हैं। सो हमको मिक्स करना पड़ेगा ये सब, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन एजेंसी हैं और ये सब हवाला को रोकने के लिए, डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों को रोकने के लिए, नेशनल सिक्योरिटी को बचाने के लिए काम करती हैं। तो इनके बारे में हमें जानना बहुत ज़रूरी है। ये एक टाइप का एजेंसी के बारे में आपको पता होना चाहिए कि एनआईए कैसे काम करता है, सीबीआई कैसे काम करता है, ईडी कैसे काम करता है, जो स्टेट के सीआईडी होते हैं वो किस तरीके से काम करता है। वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट। सो उसको उस पर्सपेक्टिव में भी समझेंगे कभी, लेकिन फिलहाल के लिए आपको ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए। तो ये तो पहला न्यूज हो गया कि अब ये कौन से केस में अरेस्ट हुआ, तो लिकर केस है कि लिकर को लेकर दिल्ली में कि लिकर को लेकर एक पॉलिसी बनाया था, पुराने वाले प्रोविजन को अपडेट करके नया बनाया गया था। तो उसमें कुछ पैसे वैसे मतलब आप चंदा दे दो, इसको लेके केस चल रहा है और इसी के अंदर में मनीष सिसोदिया जी की को भी जो है वो जेल मिला हुआ है। जेल नहीं मतलब उनके ऊपर वो चल रहा है और वो अभी कस्टडी के अंदर में है। तो ईडी उसको में ही एक नया एक टाइप का चेन है, उसी का एक चेन है जिसमें इनको अरेस्ट किया गया है। अब ये कितना पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, क्या है, वो वी आर नॉट गोइंग इन डिटेल, ठीक है? आपके अपने ओपिनियन हो सकते हैं, आप बनाएं, बिल्कुल आप स्वतंत्र हैं, लेकिन मैं उसमें नहीं जाता। मेरे भी अपने ओपिनियन है, लेकिन मैं डिस्कस नहीं करता, जाहिर नहीं करता, बिकॉज इट इज नॉट रेलिवेंट फॉर यूपीएससी एस्पिरेंट। इंपॉर्टेंट फैक्टर इज दैट कि वी शुड नो अबाउट द ईडी, ठीक है? और अरेस्ट के ऊपर हम बात कर सकते हैं कि अरेस्ट के ऊपर तो मैंने आपको अलग वीडियो ही बना दिया है कि अरेस्ट किस तरीके से होता है, बेल किस तरीके से, कितने टाइप के बेल होते हैं। तो आप अगर नहीं देखे हैं तो प्लीज आप उसको जाकर चैनल पे देखें कि बेल कहाँ से कैसे मिलता है, रेगुलर बेल क्या होता है, स्टैच्यूटरी बेल क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट के एंटिसिपेटरी बेल क्या होता है। सो आप तो वो देख सकते हैं, वो तो लॉ का भी काम है और नॉर्मली एक एज ए आईपीएस ऑफिसर आपको पता होना चाहिए कौन सी कंडीशन में कॉग्निजेबल ऑफेंस, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस क्या होता है, कंपाउंडेबल नॉन कंपाउंडेबल क्या होता है। तो ये मैंने बना रखा है बेल के ऊपर, तो आप वहां से सीख लें। तो ईडी के अरेस्ट के ऊपर हम समझ सकते हैं रादर देन कि ये पॉलिटिकल है कि नहीं है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है और नेक्स्ट टॉपिक हमारा ये है कि ग्लेशियर्स जो है, सेकेंड न्यूज ये है कि ग्लेशियर लेक जो है सिक्किम में, वहां पे क्या हो गया, वहां पे जो लेक थे, ग्लेशियर लेक थे, वो पिघल गया और उसकी वजह से जो है रिवर्स में, तीस्ता रिवर्स के अंदर में एक टाइप का उसकी लेवल बढ़ गया और उससे फ्लैश फ्लड हो गया। फ्लैश फ्लड, आप हिमाचल को भूलना मत, जब भी फ्लैश फ्लड लिखना हो डिजास्टर मैनेजमेंट के चैप्टर में, आप लोग को ये चीज ढूंढना है कि ये कौन से जीएस 1 2 3 4 में है, ठीक है? तो डिजास्टर मैनेजमेंट आप जो सिलेबस में देखोगे तो उसमें आपको फ्लैश फ्लड के बारे में पूछा जाता है, लिखा जाता है, नेचुरल कैलेमिटीज के बारे में जब आप पढ़ोगे तो उसमें लिखा जाता है। तो डिजास्टर मैनेजमेंट के समय में आप जब फ्लैश फ्लड पढ़ो तो उसको तीस्ता रिवर के साथ भी अब उसको मिक्स करो कि यहाँ पे आने से क्या होता है। और तीस्ता रिवर डिस्प्यूट भी चल रहा है तो थोड़ा आपको पता होना चाहिए उसके साथ, बांग्लादेश के साथ। तो हम ये देखेंगे इसमें क्या हुआ कि फ्लैश फ्लड आया, उससे बहुत सारे लोग वहां से मिसिंग हैं और हमारे आर्मी के भी बहुत सारे जो लोग हैं वो मिसिंग हैं। सो 22, लेकिन लास्ट में जहां तक मैं अभी सुबह पढ़ रहा था तो 40 या 41 हो गए थे ये डेटा बढ़ के। तो आप उसको देखिएगा। तो ये हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट हो गया कि आप फ्लैश फ्लड में केवल हिमाचल प्रदेश ना लिखें, क्योंकि हिमाचल, सबको पता है कि हिमाचल में और उत्तराखंड में फ्लैश फ्लड आता है, लेकिन कोई ईस्ट साइड की बात नहीं करता है। तो आपको ये भी देखना है कि ब्रह्मपुत्र में भी फ्लैश फ्लड कभी कभी आता है, तीस्ता में भी आता है, तो आपको वो से, तो आप उसको ध्यान रखिएगा। फिर ये कहाँ से, साउथ लोहांक लेक से हुआ है, तो उस चीज को आप ध्यान रखिएगा। तो फ्लैश फ्लड एक टाइप का है, इसको
ये चीजें हैं। और ये एक डैम है कि चुंगतांग डैंग है ना, ये आप इसको नोट्स में लिख लीजिए। चुंगतांग डैंग अगर पूछे तो ये एक्चुअली सिक्किम में है। तो स्टेट का ये लार्जेस्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर है, मतलब पानी से वहाँ इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। तो ये इस चीज को लेके आप इसमें याद रखिए, ठीक है। और जो एनडीआरएफ की टीम है लगातार काम कर रही है, तो उम्मीद है कि जो मिसिंग लोग हैं वो मिलेंगे, ठीक है। हम लोग प्रार्थना करते हैं कि मिल जाएं वो, ठीक है। तो बहुत सारा नुकसान हुआ। जब भी ऐसी चीजें आई ना, तो फ्लैश फ्लड, जब भी इस टाइप की चीजें आती हैं और नेचुरल कैलेमिटीज आती हैं, तो आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि नेचुरल कैलामिटीज जो है ना, वो केवल ऐसा नहीं है कि आपको प्रॉपर्टी का नुकसान करवाता है। इट इज नॉट ओनली डिस्ट्रक्ट द प्रॉपर्टी ऑफ पर्टिकुलर प्लेस, बट इज ऑल्सो डैमेज द पर्सनल लाइफ ऑफ मैनी पीपल इंक्लूडिंग आवर आर्मी जवान। तो आपको तो प्रॉपर्टी क्या है, तो प्रॉपर्टी भी दो टाइप की होती है ना, आपको सबको पता होगा कि प्रॉपर्टी जो होती है, तो एक तो ये हो गया कि आपकी इंसान की खुद की प्रॉपर्टी क्या है, तो उसके पास मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी चेक की जाती है। तो आप ये प्रॉपर्टी तो डैमेज हो रही है, लेकिन साथ साथ जो है कि आप समझो कि एक फिजिकल जो इंफ्रास्ट्रक्चर है के साथ साथ एक सोशल जो हम एक्वायर करते थे, क्योंकि अब वहां से अगर इस टाइप की चीजें नेचुरल कैलामिटी आती हैं, तो वो वहां से लोग माइग्रेट होना स्टार्ट करते हैं। तो बड़े लेवल पे माइग्रेशन भी स्टार्ट होता है। अगर लगातार मान लो कि एक ही एरिया में अगर इतनी ज्यादा बाढ़ आई, तो लोग वहां से मूव करना स्टार्ट कर देते हैं। तो एक टाइप का सोशल इकोनॉमिक जो वहाँ का कल्चरल है वो भी डैमेज होता है। सो आप नेचुरल कैलेमिटीज के जब आप रिस्पॉन्स लिखेंगे और आप जब उसका देखेंगे कॉन्सिक्वेंसेज क्या होता है, ठीक है। रिस्पॉन्स वर्ड से बेटर जो है कॉन्सिक्वेंसेज वर्ड है। इसका कॉन्सिक्वेंसेज क्या है, तो इसका कॉन्सिक्वेंसेज जो है केवल वहाँ के लोगों के प्रॉपर्टी पे नहीं है, सरकार की प्रॉपर्टी कितनी डैमेज हो गई, इंफ्रास्ट्रक्चर कितना डैमेज हो गया, नहीं। सोशल इम्पैक्ट जो है वो भी चेंज हो जाता है, वहाँ के कल्चरल इम्पैक्ट भी चेंज हो जाता है, क्योंकि अब वो वहाँ से लोग मूव करना स्टार्ट हो जाएंगे वो अपने, और जैसे ही वो दूसरे जगह मूव करेंगे वो अपनी कल्चर को उतनी अच्छे से रख नहीं पाएंगे। तो धीरे धीरे ये भी इसके फ्लैश फ्लड से ये भी नुकसान करता है, ठीक है। तो आप उसको अपने आंसर को इस टाइप में इनरीच करो, केवल एक ही जगह पे स्टिक मत होना कि इतना इतना का सरकार का नुकसान हो गया, लोग गायब हो गए। इसके साथ और भी चीजें हैं जो वहां पे चेंजेज हो रहे हैं, ठीक है, कि आपने इस तरीके की चीजें क्यों की है। तो फ्लैश फ्लड के ऊपर तो आपको पढ़ना चाहिए, और एक वीडियोज भी कुछ वीडियोज मैंने उस पर बनाए हैं, लेकिन एक वीडियोज में हिमालयन ब्लंडर के ऊपर बनाया है। और मैं बार बार लिखता हूं इस चीज को कि आप इसको एक बार देखें कि हिमालयन ब्लंडर के ऊपर मेरा वीडियो तपस के उसी पे चैनल पे बना रखा है मैंने। तो आप उसको देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि इकोलॉजिकली डिस्टर्बेंस का इम्पैक्ट क्या है, कि आप अगर इन्वायरमेंट को डिस्टर्ब करोगे तो आपको क्या वापस में मिलेगा। और आज भी एक ऐसी आर्टिकल जो है, एडिटोरियल का आर्टिकल है, क्लाइमेट चेंज के ऊपर है कि क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट जो है वो कैसे पड़ता है और कौन कौन से एरिया पे पड़ता है, तो वो मैं डिस्कस करने वाला हूँ, ठीक है। तो आप इसको देखिएगा। तो सिक्किम में जो है एक टाइप का हमारे चुंगतांग डैम जो है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो गया। नेक्स्ट, और एलपीजी सब्सिडी उज्ज्वला स्कीम, मैंने आप सबको बताया था कि आप उज्ज्वला स्कीम में आप तो दे दिए कितना करोड़, 10 करोड़ लोगों को, जितना करोड़ को आपको बांटना था चूल्हा, आपने चूल्हा दे दिया, सिलेंडर दे दिया, लेकिन रीफिलिंग की कमी थी यहाँ पे। मैं आपको बार बार ये रिपीट करता हूँ कि ये आपके आंसर राइटिंग में आना चाहिए कि रीफिलिंग जो है एक बहुत बड़ा इशू है वहां के लोगों के लिए। जो इंसान 700 रुपये का, ये आप बोल रहे हो कि सिलेंडर भराने के लिए, ठीक है, उनके पास 700 रुपीज, तो आप उनके पास 700 रुपीज नहीं है भाई। आप लोग डेफिनेटली उस बात से हंसेंगे कि बोलेंगे सर ये कैसी बातें कर रहे हो, लेकिन आप गांव के दूर दराज एरिया में जाओगे, दे डेंट इवन एफोर्ड कि आपको 700 रुपीज उनके पास नहीं है, सो वो वापस से ट्रेडिशनल मेथड पे आ जाते हैं, ठीक है। सो आपका इतना बड़ा पॉलिसी जो है वो बैकआउट कर जाता है कि जैसे ट्रेडिशनल मेथड क्या है, चूल्हा लकड़ी पे, वुडन चीजों पे डिपेंड होना जाएगा, गोईठा वोईठा जिसको बोलते हैं गाँव में, उसके ऊपर डिपेंडेंसी बढ़ जाती है, गोबर से रिलेटेड बनता है वो सब चीजें। तो फिर वो पॉल्यूशन तो वापस से स्टार्ट हो जाएगा, और उनका जो आपको ऑब्जेक्टिव था कि इनका हेल्थ को सही करना है, अपनी माँ बहन जो भी उस पर काम करती हैं, इवन जो पुरुष भी करते हैं, तो उनको हेल्थ को सही करना है उनको। तो आपके दोनों पर्पस खराब हो गए, एक तो पॉल्यूशन से आपको टैकल करना था, दूसरा आपको हेल्थ सही करना था, तो आपका पर्पस खराब हो गया। तो फिर ऐसे पॉलिसी लेने का क्या मतलब। सो दैट इज द रीजन कि बेनिफिशियरी को जो है ना, वो गवर्नमेंट ने क्या किया, एलपीजी में सब्सिडाइज कर दिया, कि अब जो है पहले 200 रुपए की सब्सिडी था, अब जो उसको बढ़ा के 300 कर दिया है। तो अब उनको सिलेंडर थोड़ा सा, जो डोमेस्टिक सिलेंडर्स हैं, वो 14.5 kg वाला, 14.2 kg वाला, वो सस्ता हो जाएगा। तो अच्छा कदम है ये। नेक्स्ट, वर्ल्ड कप होने वाला है, तो आप इसको आज से एंजॉय करें और बिल्कुल देखें,
और क्योंकि आप पूरा दिन तो पढ़ाई कर नहीं सकते, तो आप जो है इस चीज़ को एंजॉय करें। और विनर को कितना मिलेगा, कितना लॉस होगा, वो नहीं इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आप इसको देखें जरूर, और इंडिया होस्ट कर रहा है तो देखना चाहिए आपको। 2000 आप उससे अगर याद हो तो 2011 का वर्ल्ड कप जो था वो धोनी ने 6 मार के जितवाया था। तो इंडिया 2 बार वर्ल्ड कप जीत चुका है अभी तक, 1983 में, 2021 में। 50-50 वर्ल्ड कप की बात कर रहा हूँ, ठीक है। सो केमिस्ट्री में ये एक न्यूज है कि केमिस्ट्री में जो है वो क्वांटम डॉट्स को जो है वो उसको मिला है। तो क्वांटम डॉट्स क्या है उसको अपन पढ़ेंगे जिस दिन अपन इसके बारे में अच्छा सा राइटर लिखेंगे। लेकिन अभी आपको ये समझना है कि क्वांटम डॉट जो है उसके ऊपर केमिस्ट्री में मिला है। इसको अंडरस्टैंड करने से पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि नोबेल ये नोबेल प्राइज जो है वो स्टार्ट हो गया है, और 2 तारीख से लेके 2 अक्टूबर से लेके 9 अक्टूबर तक में आएंगे इनके सारे जो भी है जितने में मिलते हैं, और शायद 10 तारीख को इनको जो भी है उसको अवार्ड जो है वो दिया जाएगा। इसमें तो अभी जो फिलहाल का आ गया है वो उसमें मेडिसिन में आ गया है मेरे हिसाब से, क्योंकि लास्ट 2 दिन से मैंने वीडियो नहीं बनाया। तो मेडिसिन में mRNA को लेके आया है तो उससे मिल गया। और सेकेंड जो है आपको केमिस्ट्री का आ गया, अभी जैसा आप पेपर में देख सकते हैं। तो केमिस्ट्री में क्वांटम डॉट को लेके आया है, क्वांटम डॉट से। और इसको किसको आया है वो स्टेट पीसीएस का क्वेश्चन है, तो किस दिन लिखवा दूंगा, परेशान मत होना। अपने अपने लिए ये इंपॉर्टेंट है कि किस पे आया है। फिजिक्स का भी शायद मेरे हिसाब से आ चुका है, देखते हैं, शायद इलेक्ट्रॉन के ऊपर आया है कुछ तो कि ऑब्जर्वेशन, ठीक है। तो इसको डिस्कस करेंगे। तो ये तीनों की फंक्शनिंग के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो इसके ऊपर अपन बात करेंगे रेदर देन कि किसको मिला है, ठीक है। ये समझ लेंगे किसको मिला है, कहाँ के। इसमें शायद हंगरी और यूएसए के 2 लोग हैं उसको मिल के आए हैं, और इसमें भी देखेंगे किनको है, 3-3 लोगों को मिला है। ये देखना है कि क्वांटम डॉट कैसे काम करता है, इससे क्या जो है इंडिया को या वर्ल्ड को इससे क्या मिलेगा, और इलेक्ट्रॉन का ऑब्जर्वेशन के ऊपर भी देखेंगे। और mRNA जो है वो मेडिसिन से रिलेटेड बना है, वैक्सीन जो बना था वो उसके ऊपर है। तो इसको तीनों को आपको समझना है, ये तीनों कंसेप्ट हैं, इंपॉर्टेंट है, आपको पढ़ना ही पड़ेगा, स्किप नहीं कर सकते हो। दिस इज ऑल अबाउट दिस। नेक्स्ट, नोबेल प्राइज हो गया, इसको सही कर देता हूं। यस, नेक्स्ट क्या इंपॉर्टेंट है, और ईडी अरेस्ट किया है, यही चीज है संजय सिंह को एक्साइज पॉलिसी में। ये हैं, और आम आदमी के राज्यसभा के मेंबर हैं, ठीक है। तो ये है, और आम आदमी जो है अभी वो नेशनल पार्टी है, ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपके लिए। नेशनल पार्टी जो है वो है, ओके। नेक्स्ट, फिर ये जो भी है रिएक्शंस अलग अलग पार्टी के लोग यहाँ आके किस टाइप की बातें करेंगे वो है, तो इसको नॉट इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, यस। इन्हीं के साथ एक अरेस्ट ये हुआ, और दूसरा है जो कि न्यूज क्लिक जो है, इनके ऊपर 2017 में भी एक केस चला था आईटी डिपार्टमेंट का, और वो उनको फिर से अरेस्ट किया गया है। और दिक्कत ये है कि इनको अरेस्ट नहीं किया गया है, इनके साथ इनकी जो भी जितने भी लोग काम करने वाले थे उनके घर पे, इनके भी जो भी एम्प्लॉय थे, तो इनके घर पे क्या हुआ, इनके घर पे, इनके एम्प्लॉय के घर पे रेड पड़ना स्टार्ट हो गया है। और ये इसलिए पड़ रहा है कि ये बोल रहे हैं कि ये वेबसाइट जो है वो एक टाइप का जो बेंडेटा क्रिएट कर रहा है, किसके खिलाफ, एक चाइनीज लिंक के साथ इसको रिलेट किया गया, टेरर केस विद चाइनीज लिंक, और इनके ऊपर यूपा लगाया गया है। तो यूपा बहुत ही स्ट्रिक्ट टाइप का कानून है, और ये लगाने की जरूरत क्यों पड़ी, बहुत बार जो है जो कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट और डिफरेंट डिफरेंट हाई कोर्ट जो है, वो उन्होंने इस सख्त रवैये को लिए मना किया है कि आप यूपा का इस्तेमाल तभी करें जब आपको सच में लगे कि यूपा लगाया जा सकता है। प्रवीर जो पुरकायस्ता जो 1975 का जो उस समय का जो इमरजेंसी हुआ था, उस समय में भी इनको, ये जेल में थे, और उस समय ये पत्रकार हुआ करते थे, उस समय भी ये जेल गए थे। तो ये बोलते कोई नया चीज नहीं है हमारे लिए, लेकिन इनकी एक वेबसाइट है न्यूज क्लिक करके, उसके ऊपर ये एक टाइप का है कि ये चाइनीज से पैसा लेके और ये इंडिया में चाइनीज का प्रोपोगेंडा फैला रहे हैं। अब इसमें कितना रेलिवेंसी है और ईडी के जो काम करने के तरीके हैं वो उस पर क्वेश्चन किया जा सकता है, उस पर डेफिनेटली क्वेश्चन बनेगा ही, कोर्ट में लड़ा जाएगा। 2017 के बाद भी इनको रिलीफ मिला था, दिल्ली हाई कोर्ट जो है वो प्राइमिया फेसिया इन फेवर ऑफ, आप देखेंगे कि हाईलाइटेड है कि प्राइमिया फेसिया केस में उसको न्यूज क्लिक को छोड़ दिया था, इंटीरियम प्रोटेक्शन दिया था। लेकिन अभी फिर से क्या हो गया है, फिर से इनको
इस बार तो इनको अरेस्ट नहीं किया गया, इनको तो अरेस्ट किया ही गया, साथ साथ जो है इनके एम्प्लॉय के घर पे ऊपर भी जो है जो रेड दिया जा रहा है। तो ये फ्रीडम ऑफ प्रेस को लेकर थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप वो तो अपने को चर्चा करना ही पड़ेगा कि हम भाग नहीं सकते, कि आर्टिकल 19 की सिक्योरिटी को लेकर थोड़ा सा डिस्कशन बढ़ जाएगा। और कोर्ट ये चीज हमेशा कहती है कि जो प्रेस है वो फोर्थ पिलर है डेमोक्रेसी का। प्रेस जो है, प्रेस इज द फोर्थ पिलर ऑफ द डेमोक्रेसी, पिलर ऑफ डेमोक्रेसी। सो आपको ऐसा क्या पड़ गया, क्या जरूरत पड़ गया कि आपको पूरी की पूरी उनकी जो संस्था थी, जो पूरा पूरा सिस्टम जो उनका काम करता था, आपको पूरा उसको सील करने की जरूरत पड़ गई। इट विल बी वेरी जेन्युइन क्वेश्चन इन आस्क इन कोर्ट, डिफरेंट टाइप ऑफ कोर्ट जहां पे ये केस लड़ा जाएगा। स्पेशल ईडी अरेस्ट करिए, स्पेशल कोर्ट में लड़ा जाएगा, फिर देखा जाएगा कहां जाता है। फिर भी ये देखा जाए, ये देखने की भी जरूरत है कि अरेस्ट जो है, ईडी का जो प्रोविजन है अरेस्ट करने को, सुबह भी आपको स्टार्टिंग के वीडियो में मैंने समझाया कि ईडी का जो अरेस्ट करने का पावर है उस पर कितना टाइप का चेक रखा जाए, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट जो स्टेट गवर्नमेंट हैं और जहां पे ईडी के डिफरेंट डिफरेंट जो जोन में जो काम करने का स्टाइल है वो बहुत डिफरेंट है। अंडरस्टैंड कीजिएगा इस टाइप को। मान लो कि ईडी का जो मुंबई विंग है और ईडी का जो दिल्ली विंग है, कोलकाता जो का विंग है, वो डिफरेंट तरीके से काम करती है। तो इसकी रिपोर्ट में मैंने बहुत जगह ऐसा पाया है कि जो मुंबई का मान लो काम करने का स्टाइल ये है कि वो आपको एफआईआर की कॉपी देगी, एफआईआर को कॉपी देने के बाद आपको बोलेगी कि आपको आपको पढ़ने का मौका देगा और आपको फिर आपको अरेस्ट करेगा, व्हाटसोएवर जो भी रीजन है आपको, जिसने आप जिस ऑफेंस में आपको अरेस्ट कर रहा है। लेकिन कुछ जगह पे ईडी क्या कर रही है कि एब्रप्टली, और मतलब मैं आपको ऐसा कह दूं कि ईडी विदाउट गिविंग आपको केवल रीड करके बता देगी, आपको पढ़ने वो देगी नहीं, आपको रिटर्न कॉपी नहीं देगी। ठीक है, तो उसको लेकर थोड़ा सा क्वेश्चन किया जा सकता है कि आपको रिटर्न कॉपी दो कि आप उसको अरेस्ट कर रहे हो पुरकायस्ता को, तो उसके पीछे का रीजन क्या है। तो यही चीज लिख रहे हैं राइटर कि पुरकायस्ता वाज अरेस्टेड इन केप्ट इन जेल ड्यूरिंग द इमरजेंसी 1975 अंडर द ड्रैकोनियन मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट। आईएसए के अंदर में उनको जो है वहां पे रखा गया था, अरेस्ट किया गया था। व्हेन ही वाज ए स्टूडेंट ऑफ, एक्टिविस्ट थे उस समय पे, जेएनयू के स्टूडेंट थे ये, तो उसको उस समय से रखा गया था। तो कोई इनके लिए कोई ऐसी चीज नहीं है। और 2017 का भी जो स्टेटमेंट देखेंगे तो 2017 में भी इनके साथ इस तरह की चीजें इनकम टैक्स का पड़ा है। लेकिन कुल मिला के डिस्कशन वहां पे आके जो रुकता है कि जो पुरकवास्ता है, पुरकवास्ता, जो भी आप प्रोनाउंशिएट करना चाहें, जो न्यूज क्लिक चलाते हैं, एक टाइप का ऑनलाइन चैनल है, इनका वेबसाइट है। सो इनको उनको फंडिंग जो मिलता है वो चाइनीज से मिलता है। सो वो देखने की जरूरत है और इनको प्रूफ करना पड़ेगा कि इनकी फंडिंग कहां से मिलती है। चाइनीज से मिलती है तो प्रूफ करो। तो चाइनीज से फंड लेना क्या मतलब क्या, और चाइनीज से फंड लेना और चलाना और चाइनीज का प्रोपोगंडा फैलाना दो अलग चीज है। अब तो ऐसा तो है नहीं कि आप चाइनीज के साथ व्यापार नहीं करते, यू आर नॉट ट्रेडिंग विद चाइना, ठीक है, आप करते हैं। और बहुत सारे जो है, इवन अडानी के यहाँ पे और बहुत बहुत ऐसा चलता है जहां अडानी उसके चाइना का जो है फंड आता है, पर वो लीगल होना चाहिए, लीगल फंड होने चाहिए, ठीक है, ऑफेंस नहीं होना चाहिए। ईडी के अगर आप एक्ट के अंदर में पढ़ेंगे, डिफरेंट डिफरेंट एक्ट में जो मैंने आपको बताया है कि पीएमएलए और डिफरेंट डिफरेंट एक्ट जो है, एफसीआरए, फेमा, सो आपकी इलीगल मनी नहीं होनी चाहिए, वो हवाला का मनी नहीं होना चाहिए, और प्रोपोगेंडा वेंडेड एक टाइप का वो नहीं होना चाहिए कि आप चाइनीज का प्रोपोगेंडा चला रहे हो। तो दिस ऑल थिंग्स शुड बी प्रूव्ड इन कोर्ट। सो एक टाइप का ये लोग कह रहे हैं। और फिर उसके बाद ये लोग ने पद यात्रा निकाले, जो प्रेस क्लब के लोग हैं वो दिल्ली में, कि ये और एक सॉलिडेरिटी दिखाई कि आप इस तरीके का जो जर्नलिज्म को खत्म करेंगे तो आर्टिकल 19 जो है वो खतरे में हो जाएगा, कि फ्रीडम ऑफ प्रेस जो है वो आप तो उसको खत्म कर रहे हो। सो हमारे लिए एक तो ये समझ में आ गया कि न्यूज क्लिक का स्टोरी क्या है, दूसरा हमें समझ में आ गया कि आर्टिकल 19 कैसे काम करती है, और तीसरा हमें समझ में आ गया कि ईडी की जो अरेस्टिंग पावर है वो डिफरेंट डिफरेंट विंग्स में, डिफरेंट डिफरेंट रीजन में, डिफरेंट डिफरेंट जोन में अलग करने का स्टाइल है, तो यूनिफॉर्मिटी नहीं है। तो दिल्ली वाले डिफरेंट तरीके से काम कर रहे हैं, मुंबई वाले अलग तरीके से काम कर रहे हैं। तो अरेस्ट करने से पहले उसको एफआईआर की कॉपी तक नहीं आपको रिटर्न में दे रहे हैं। तो वो किस तरीके से अपनी जो राइट टू जो जुडिशरी को एक्सेस करने का जो तरीका है वो आप डैमेज कर रहे हो, कि वो अपने लीगल जो बंदे होंगे उसको लीगल को क्या बताएगा कि कौन से केस में अरेस्टेड हो। सो उसको देखने की जरूरत है। तो एक टाइप का इमरजेंसी एरा लिखा है कि डिक्लेयर्ड इमरजेंसी 1975 में था, और ये लोग कह रहे हैं कि अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी है जो अभी है। सो आर्टिकल 19 इज इंपोर्टेंट फॉर यूपीएससी एस्पिरेंट। फर्स्ट, और फ्रीडम ऑफ प्रेस या रोल ऑफ प्रेस इन 21st सेंचुरी, ये आपका ऐसे का टॉपिक बन सकता है। या फिर
और भी जो प्रेस रिलेटेड बहुत सारे आप परमिटेशन और कॉम्बिनेशन लगा सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप वो कर लेंगे। सो दिस इज द न्यूज। नेक्स्ट, अब ये जो रेट्रीब्यूशन ऑफ साउथ, ये अब इसमें क्या है, ये बार बार मैं आपको समझाया हूं। इसमें ये है कि कैसे पॉपुलेशन कंट्रोल करना, पूरा पढ़ने का मतलब ही नहीं है, एक लाइन में समझ जाओगे। पॉपुलेशन कंट्रोल करना साउथ के जो स्टेट हैं उसके लिए एक टाइप का नुकसान है, एक टाइप का डिसएडवांटेज पोजीशन पे उसको पहुंचाया है। आपने ये कह दिया कि चलो आपको पॉपुलेशन फैमिली प्लानिंग और पॉपुलेशन जो कंट्रोल करना है, ठीक है, तो साउथ वाले लोग लिटरेसी उनकी अच्छी खासी है और सोशल कॉज जानते हैं कि ज्यादा जो है फैमिली बढ़ाने से क्या नुकसान है, और इकोनॉमिक कॉज भी जानते हैं कि कितना का नुकसान हो सकता है। तो इसने इस पे काम करना स्टार्ट किया साउथ की जो स्टेट हैं, और पर्टिकुलरली जो तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका और आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, इसकी बातें हो रही हैं। तो अगर ये मान लो कि इन्होंने अपने उस पे कंट्रोल किया, पॉपुलेशन के उस पे कंट्रोल किया, फैमिली प्लानिंग स्ट्रॉन्ग की इन्होंने, तो ये इनको प्रॉफिट मिलना चाहिए ना कि आपने जो है इस टाइप की चीजों को रोका। लेकिन ये नुकसान में है क्योंकि डिलिमिटेशन के बाद इनको अप्रोक्सीमेटली जो है वो साउथ, द 5 साउथ स्टेट, सदर्न स्टेट विल लूज 23 सीटें, तो उनको तो 23 सीटें कम हो जाएंगी, इनका रिप्रेजेंटेशन जो है वो पार्लियामेंट में 23 सीटें कम हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि डिलिमिटेशन का कंसेप्ट ही यही है कि डिलिमिटेशन जो है वो आपके पॉपुलेशन के साइज के ऊपर बनता है, पॉपुलेशन के साइज के ऊपर, और जिस स्टेट का साइज जितना बड़ा होगा वहां से रिप्रेजेंटेशन जो होगा वो उतना ज्यादा होगा। जैसे कि आप यूपी, बिहार और डिफरेंट डिफरेंट जो छत्तीसगढ़ और उस स्टेट को देख सकते हैं। सो ये आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु और तेलंगाना को नुकसान हो जाएगा, उनकी रिप्रेजेंटेशन भी कम हो जाएगा। तो एक पहला फैक्टर कि उन्होंने अपने पॉपुलेशन पे कंट्रोल किया और आप उसको निगेटिव सेक्टर में खड़ा कर दिए, डिलिमिटेशन के बाद उनका रिप्रेजेंटेशन ही कम हो गया। दूसरा, फाइनेंस के ऊपर कम हो गया कि फाइनेंस कमीशन जो आपको उसमें भागीदारी बनाती है, हर 5 साल के बाद फाइनेंस कमीशन जो है वो रिपोर्ट सौंपती है कि आपको टैक्स का डिवोल्यूशन किस तरीके से होना चाहिए, कि कितना कितना कौन से स्टेट को टैक्स मिलना चाहिए। तो आपने जब आपकी पॉपुलेशन ही कम हो गई तो आपका डेफिनेटली जो है वो आपको उसके बेस पे भी है तो फाइनेंस भी कम हो जाएगी। सो सेकेंड भी इनको फिजिकल ट्रांसफर में भी दिक्कत हो गया कि आप देखो कि एवरी फाइनेंस कमीशन रिकमेंड ए फॉर्मूला फॉर हॉरिजेंटल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गवर्नमेंट टैक्स रेवेन्यू अमंग द स्टेट। तो population and per capita income of state are considered to be two important indicators that are always included in distribution formula in larger weights. So एक तो population, तो इनकी population कम है, तो इनकी population कम है तो इनको कम टैक्स वो मिलेगा, इनको टैक्स जो रिसीव हुआ होगा तो उसमें से कम भागीदारी मिलेगा। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के टैक्स में जब बांटते हैं स्टेट गवर्नमेंट को, फाइनेंस कमीशन का काम है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्स, जो भी आप टैक्स कमाते हो उसको आपको अमंग द स्टेट बांटना होता है। आर्टिकल 280 पढ़ोगे तो उसमें समझ में आएगा। तो पॉपुलेशन के बेस पे अगर आप स्टेट 1 को, स्टेट 2 को, मान लो ये केरला है तो इसको कम पैसे मिले, क्यों? क्योंकि पॉपुलेशन कम है, लेकिन बिहार को ज्यादा मिल गया। तो एक तो उसने पॉपुलेशन कंट्रोल किया और दूसरा उसको तुमने फाइनेंस भी नहीं दिया अच्छे से, बोला कि तेरा पॉपुलेशन कम है तो तेरे को कम टैक्स की जरूरत है, सॉरी टैक्स नहीं, सॉरी कम तुमको पैसे की जरूरत है। तो उनको जो डिवीजन ऑफ टैक्स है गवर्नमेंट से जो मिला है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्स, उस जो कमाया है उसमें कम मिल गया, तो उसका रेशियो कम हो गया। तो एक तो पहला बर्डन की पॉपुलेशन कंट्रोल करके एक तुमने पाप कर दिया, और दूसरा कि उनको टैक्स भी तुमने कम कर दिया। फिर उसके बाद पर कैपिटा इनकम चेक करोगे तुम, तो पर कैपिटा इनकम जब चेक करोगे तो तुमको ये पता चलेगा कि अरे ये इनका तो पॉपुलेशन कम है, तो पर कैपिटा इनकम जीडीपी से डिवाइड करेगा पॉपुलेशन को, तो उसका पर कैपिटा इनकम ज्यादा निकलेगा। तो बोलेंगे अरे तुम्हारा पर कैपिटा इनकम ज्यादा है तो तुमको ज्यादा पैसे की, सेंट्रल गवर्नमेंट की ज्यादा पैसे की जरूरत है नहीं। तो ऐसे है कि गरीब स्टेट को देते हैं, तो बिहार, छत्तीसगढ़ और यूपी और राजस्थान और डिफरेंट एमपी इसको देगा, तो उनको जो है वो पर कैपिटा इनकम इनके कम है तो इनको ज्यादा मिलेगा। तो तीन तीन जगह से मार खा रहे हैं, तो इसको सुधारने की जरूरत है। और क्लियर रिट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन कंट्रोल एफर्ट जो है वो सदर्न स्टेट का, वो उनको एक टाइप का उनके लिए पाप ना लगे कि यार मैंने गलती कर दी पॉपुलेशन कंट्रोल करके। एक तो रिप्रेजेंटेशन ही छिट गया कि एमपी में जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है वो लोकसभा में उतने पहुंचेंगे नहीं, 23 लोगों का नुकसान है, 23 रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल का एमपी का नुकसान है इनको, अगर अभी हो जाए तो आपको करना क्या है? तो फिर अभी जो है डिलिमिटेशन कमीशन, आप सबको पता है आर्टिकल 21 के 81 के अंदर होता है, आप सबको आर्टिकल 21 नहीं, गलती से निकल गया वो, राइट टू लाइफ है वो। सो आर्टिकल 81 के ऊपर जो है वो डिलिमिटेशन कमीशन होता है,
और ये क्या करता है कि आपके पॉपुलेशन के साइज के हिसाब से जितना मान लो कि चांदनी चौक का पॉपुलेशन होगा उसके डिवाइजन करने के बाद उतना ही कहीं और का होगा केरला में। तो मान लो कि 40 लाख पे सपोज कर रहा हूँ कि 40 लाख पे एक एमपी होता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो हर जगह सेम होना चाहिए ताकि रिप्रेजेंटेशन लगे कि हाँ इतने बंदे पे एक बंदा रिप्रेजेंट कर रहा है। तो उसके लिए वो डिलिमिटेशन जो है उसकी साइज जो होती है वो पॉपुलेशन के बेस पे फिक्स करती है, साइज ऑफ पॉपुलेशन को इक्वल करती है। तो ये अभी कुछ दिन पहले तक क्या था कि 1971 के सेंसस पे चलता था, फिर 2001 के सेंसस पे इसको धीरे धीरे रखा गया और 2000 आप 84th अमेंडमेंट देखोगे तो फिक्स कर दिया कि 2026 तक जो है वो फिक्स है। तो 2026 तक साइज नहीं बढ़ेगा। तो इसको क्योंकि अभी भी जो है नदर स्टेट में पॉपुलेशन ज़्यादा है, तो अगर तुम उनको दोगे तो अभी भी वो ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन चले जाएंगे। तो राइटर रिकमेंड कर रहे हैं कि तब तक इसको आप फ्रीज करके रखें, सेंसस को उसके बेस पे नहीं ले जाएं, तो तब तक जब तक कि दोनों नॉर्दर्न और सदर्न और बाकी स्टेट का जो है पॉपुलेशन जो है वो उनकी साइज जो है बराबर ना हो जाए। ठीक है, मतलब ग्रोथ में कि मतलब इतने पॉपुलेशन पे इतना एमपी जाएगा। सो ये इम्पॉसिबल है और थोड़ा सा टफ टास्क है। तो ये तो आपको पता ही कि 2026 के बाद जो है वो डिलिमिटेशन कमीशन को रिवाइज करना ही पड़ेगा, क्योंकि अभी वुमेन बिल को लेके भी एक न्यूज में है। सो ये पूरा आर्टिकल जो था वो डिलिमिटेशन कमीशन, तो डिलिमिटेशन कमीशन के ऊपर, और दूसरा जो था कि नॉर्थ वर्सेस साउथ का पॉपुलेशन कंट्रोल पे था, नॉर्थ वर्सेस साउथ पॉपुलेशन कंट्रोल। ठीक है, तो इसके और फिर फाइनेंस कमीशन का भी थोड़ा था, तो ये सब मिक्स था, तो आप उसको उस तरीके से देखें। नेक्स्ट, ये कार्बन अकाउंटिंग को लेके है, तो मैं आपको 2 लाइन में समझाता हूं क्या है। आप ये कह रहे हो कि जैसे आप फाइनेंस को अकाउंट करते हो, अकाउंटिंग है ना, अकाउंटेंट लोग होते हैं, फाइनेंस को अकाउंटिंग करते हो कि कितना इनकम आया, कितना एक्सपेंडिचर हुआ और कितना बचा, प्रॉफिट कितना है, तो ये सब अकाउंटिंग करते हो हर चीज का, कि हर चीज का इनवॉइस देखते हो कहां से इनकम आएगा, कहां एक्सपेंडिचर किया, और फिर सरकार को उसके बेस पे तुम क्या भरते हो, आईटीआर भरते हो, अपना इनकम टैक्स आईटीआर आता है रिटर्न में। सो हर चीज का तुमने अकाउंटिंग कर रखा है, तो ऐसे ही कार्बन का कर लो कि हर हाउस होल्ड में, हर घर में, हर इंडिविजुअल में, अंडरस्टैंड, और हर कंपनी में कॉमर्शियली कितने कार्बन का तुमने खर्चा किया और कितने कार्बन तुमने या तो बचाए। तो कार्बन एक्सपेंडिचर, कार्बन इनकम, कार्बन प्रॉफिट, कार्बन सरप्लस, माइनस, व्हाट्सएवर जो भी कंसेप्ट होगा, तो उसके ऊपर में एक अकाउंटिंग करो, कार्बन का पूरा ध्यान रखो। और उसको उन्होंने बोला है कि नेशनल कार्बन काउंटिंग हो गया, अकाउंटिंग, और इसको बोला है कि नेशनल कुछ इस टाइप का नेशनल अकाउंटिंग, इन्होंने नेशनल, हाँ यस ये है नेशनल कार्बन अकाउंटिंग बोला इन्होंने। ठीक है, सो नेशनल कार्बन की अकाउंटिंग करो, जैसे तुम फाइनेंस की अकाउंटिंग कर रहे थे ऐसे नेशनल कार्बन की अकाउंटिंग टाइप का चीजें सोचो। इससे क्या हो जाएगा, तुमको पता रहेगा, एक टाइप का मेजरमेंट तुमको पता रहेगा, और तुमको पता रहेगा कि मेजरमेंट तुमने कर लिया अकाउंटिंग करके पहला, तो तुम्हें पता रहेगा कि फ्यूचर प्लानिंग कैसे करना है। और अगले अगले जो साल की बजट होगा, बजट उसमें हेल्प करेगा कि हमें इतना तो कार्बन को बचाने के लिए, कार्बन फुटप्रिंट को कम करने के लिए हमें इतना बजट देना पड़ेगा, तो बजट भी समझ में आ गया। चौथा, इससे क्या होगा कि तुमने सोचा है कि मान लो कि 2070 तक या 2050 2070 तक मान लो कि नेट कार्बन जीरो करना है, तो लॉन्ग टर्म प्लान भी तुम्हारे पास एक तरीके से तैयार रहेगा कि 2070 के लिए मुझे हर साल इतना बजट में खर्च करना है, इतना जो कार्बन है वो उसको रिड्यूस करना है। तो ये सब तुमको एक टाइप का अकाउंटिंग से पता चल जाएगा। तो दिस इज ऑल अबाउट अकाउंटिंग सिस्टम, कार्बन का अकाउंटिंग सिस्टम, अंडरस्टैंड। इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है इसमें। नेक्स्ट, यही है, हाउस होल्ड से कुछ भी पढ़ोगे इस पर सब वही निकलेगा, उसके अलावा एक वर्ड नहीं निकलेगा। कुछ इसमें होता तो मैं बताता। और फिजिक्स में नोबेल प्राइज मैंने आपको बता दिया है कि इनको मिला है, और किस चीज के लिए मिला है, तो इसको बिल्ड करने के लिए, कि किस चीज को बिल्ड करने के लिए, तो इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड कुछ मिला है। तो ये जब भी राइटर उसके बारे में लिखेंगे तो हम डेफिनेटली उसके बारे में पढ़ेंगे। तो आपको तीनों का तो नोबेल प्राइज मैंने बता ही दिया है। नेक्स्ट, वुमेन कोटा, और इसको लेके मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था कि वुमेन कोटा के ऊपर, वुमेन रिजर्वेशन बिल के ऊपर बहुत बार बात हो चुकी है, तो डिस्कस नहीं करेंगे। नेक्स्ट, बिहार का सर्वे पढ़ा चुका हूं पहले से,
कि कैसे ये पहले हाई कोर्ट में गया, फिर सुप्रीम कोर्ट में गया, फिर सामने को उनको ये मिल गया, पहले हाई कोर्ट फिर सुप्रीम कोर्ट, और फिर परमिशन मिल गया कि यस आप जो है वो पॉलिसी के लिए कास्ट सर्वे करा सकते हो। कास्ट सर्वे, ये बोले थे कास्ट सर्वे कराने का काम जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का है, रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया का काम है, लेकिन इन्होंने बोला कि नहीं, अगर आपको पॉलिसी के लिए आपको कास्ट सर्वे कराना है तो स्टेट करा सकती है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। तो कास्ट सर्वे का रिजल्ट आया है और उसमें निकला है कि कितने परसेंट लोग जो हैं वो ईबीसी के हैं। ये सर्वे बताता है कि ईबीसी जो है 112 कास्ट हैं और लार्जेस्ट उसमें से चंक जो है वो ईबीसी है। अगर आपको ईबीसी को और जोड़ देंगे और ओबीसी को जोड़ देंगे, बिहार में कास्ट सर्वे आया है, तो ईबीसी और ओबीसी को जोड़ देंगे तो 60% 66% के आसपास ये दोनों होते हैं। तो अब इनके बेस पे एक पॉलिसी बनना चाहिए, क्योंकि ये लोग अगर इतने गरीब हैं, इतने पिछड़े हैं, तो पॉलिसी ऑफ कोर्स पॉलिसी बनाने वाला इन पे ध्यान देगा। एक टाइप का तो आप इसको पॉजिटिवली ऐसे ले सकते हो, पॉलिसी मेकर्स के लिए आसान काम हो जाएगा। दूसरा, इसको पॉलिटिकल न्यूज की तरीके से ले सकते हो, क्योंकि इसमें क्या थोड़ी सी पॉलिटिकल एंगल है, क्योंकि 2024 का इलेक्शन है। तो नीतीश कुमार जो है वो इंडिया ब्लॉक के एक मेंबर है, इंडिया जो अपोजिशन का मिक्स एक यूनिटी अभी जो इन्होंने बनाया है कि हम उसको इंडिया कहा जाता है, तो सारे अलग अलग ऑपोजिशन इसमें एक हुए हैं 2024 में बीजेपी और एनडीए को टैकल करने के लिए, उनको उसमें 2024 के इलेक्शन में हराने के लिए। सो जेडीयू जो है वो इंडिया का मेंबर है, और इनमें बिहार के जो नीतीश कुमार है उनकी थोड़ा सा जो कद है वो कम हो गया था बहुत सारे रीजन की वजह से, तो ये एक आने की वजह से उनका कद थोड़ा सा स्ट्रांग हो गया। देख मैंने करा के दिखा दिया, और इससे ये प्रूव होता है कि हर जगह पे पूरे कंट्री में कास्ट सर्वे का जो है एक टाइप का सर्वे होना चाहिए। और फिर से जो एक मंडल कमीशन, मंडल वाला जो याद है, बीपी मंडल, मंडल कमीशन के बाद जो एक जो इंदिरा सोहनी का रिपोर्ट आया था, जजमेंट इंदिरा सोहनी, सो उसमें कहा गया था कि 50% रिजर्वेशन जो है यहां तक अलाउड है, ये सीलिंग हो गया था, इसके ऊपर नहीं मिलेगा। सो अब ये थोड़ा इस पे डिस्कशन किया जा सकता है कि अगर इतने परसेंट लोग, अगर इससे ज्यादा लोग अगर हैं ईबीसी और ओबीसी, तो उनका जो है भागीदारी, पार्टिसिपेशन इन पॉलिसी मेकर्स एंड अपॉर्चुनिटी इन एजुकेशन एंड अपॉर्चुनिटी ऑफ एग्जाम और व्हाट्सोएवर एम्प्लॉयमेंट, सो उनका थोड़ा सा स्टेक जो है वो बढ़ना चाहिए। तो इंदिरा सोनी की जो जजमेंट है उसको ऊपर थोड़ा सा क्वेश्चन किया जाएगा, और ऑफ कोर्स तो कास्ट सर्वे इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। और नेशनल का जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो इस चीज से भी बचना चाहेगी 2024 से पहले। फिर मैकार्थी के बारे में एक केस आया कि जो केविन मैकार्थी हैं वो जो ये रिप्रेजेंट करते थे रिपब्लिकन को, रिपब्लिकन के साइड से ये जो है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेशन जिसको बोलते हैं, अमेरिका की बात हो रही है आप सबको जिनको नहीं पता हो तो, और ये यहाँ के स्पीकर थे हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेशन में, सो स्पीकर थे। सो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में ये स्पीकर थे, तो इनको हटा दिया गया है। और कुछ लोग इसमें एलिगेशन लगा रहे हैं रिपब्लिकन की साइड से ही कि ये बिडेन से मिल गए थे और यूक्रेन को जो फंड जा रही है उसमें वो हेल्प कर रहे थे, जबकि उनको रोकना चाहिए था कि इतना फंड नहीं दे सकते हम पर्टिकुलर कंट्री को, तो उनको लेके तो रिपब्लिकन ने ही उनको, आपस में दरार थी बहुत सारी चीजें उसमें, आपको फॉरेन थोड़ा सा मीडिया देखना पड़ेगा। सो उसको बेस पे इनको हटा दिया गया, तो स्पीकर इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए, तो स्पीकर को हटाया गया है, और हिस्ट्री में पहली बार यूएसए में ऐसा हुआ। तो स्पीकर क्या हो गया हमारे लिए, स्पीकर का स्पीकर पहला, दूसरा पावर ऑफ स्पीकर, ठीक है, फिर तीसरा रिमूवल ऑफ स्पीकर, रिमूवल ऑफ स्पीकर, और चौथा हम कहां से लिए हैं, ओरिजिन कहां से है इसका, इन्फ्लुएंस कहां से हुए हैं, और डिफरेंट टाइप ऑफ स्पीकर्स जो है वर्ल्ड में किस टाइप से काम करते हैं। ठीक है, हमने क्या, हम यूके से लिया है कि यूएसए से लिया है स्पीकर, तो इस टाइप का। और इंडिपेंडेंसी ऑफ स्पीकर, ये भी एक टाइप का इंडिपेंडेंस ऑफ स्पीकर। आप सबको पता है कि मेंस में इस बार क्वेश्चन स्पीकर के बारे में, पावर ऑफ स्पीकर इन एंटी डिफेक्शन लॉ में पूछ लिया। सो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि स्पीकर के पास क्या क्या पावर है। तो आपको एक बार स्पीकर, और कैसे ये जो यूएसए का स्पीकर है और जो इंडिया का स्पीकर है और जो ब्रिटेन का स्पीकर है उसमें अंतर, माफी चाहूंगा, उसमें अंतर कैसा है, तो वो आपको समझना पड़ेगा। सो केविन मैकार्थी जो कि स्पीकर थे हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के और रिपब्लिकन साइड से थे, ठीक है, और रिपब्लिकन ने ही एक मोशन निकाला और उनको वेकेट कर दिया
तो उसको लेके है, तो आप उसको याद रखिएगा। नेक्स्ट, यूपर केस, अगर यही यही हो गया, कोई बात नहीं, वही न्यूज क्लिक के ऊपर है, यही लोग बैठे हुए हैं। आप सबको बताया कि जो है वो सीजीआई को एक लेटर लिखे है कि हमारी राइट टू जो प्रेस है उसको बचाया जाए, ठीक है। यूएस ने भी बोला है कि मीडिया का ऐसा नहीं होना चाहिए, मिसयूज, मीडिया के पावर को मत रोकना चाहिए। फिर मेजोरिटी जजमेंट वर्डिक्स इन जीएमएम ब्राइबरी केस वाज रॉन्ग सेंट्रल टेस्ट, ये न्यूज छूट गया मेरे से लग रहा है, तो शायद मैं ये पढ़ नहीं पाया, ठीक है, कुछ ही लाइन पढ़ा शायद मैं इसका। सो आई एम नॉट अवेयर ऑफ दिस न्यूज राइट नाउ, सो इसको स्किप करते हैं और कल के लिए रखते हैं इसको, टुमारो के लिए, क्योंकि कुछ भी तो पढ़ा नहीं सकता हूं मैं बाकियों की तरह, तो ये मिस हो गया। देखूंगा, अगर इंपॉर्टेंट रहेगा तो कल डिस्कस कर दूंगा। हाँ, लद्दाख में इलेक्शन हुआ है, तो आप सबको याद रखना है कि लद्दाख में इलेक्शन हुआ है, और जो हिल काउंसिल का इलेक्शन हुआ था बीच में, आपको पता ही होगा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को ये लोग जो था सिंबल जो है उनका, वो उनको सिंबल नहीं दे रहे थे, तो फिर बाद में कोर्ट केस भी हुआ था, उसकी वजह से ये इलेक्शन जो है लेट हो गया था। तो अभी जो है इलेक्शन है और वोटिंग बढ़ गई है, 77% हुई है, लेकिन अभी भी कुछ लोग का मानना है कि हम जो है वो कश्मीर का पार्ट हैं, कारगिल के लोगों का, कि हम कश्मीर के पार्ट है, हमारी आइडेंटिटी उससे मैच करती है, तो हमें रिस्टोर किया जाए 370 को। 370 आप सबको पता है रिपील हो गया 2019 में। 370 क्या था, स्पेशल स्टेटस देता था किसको, जम्मू एंड कश्मीर को। तो कारगिल के लोग ऐसे, और जो 1999 के 1999 का जो कारगिल की लड़ाई हुई थी, तो उसमें एक विलेज हुआ करता था, कक्सर विलेज, तो वहां पे बहुत सारे लोग जो थे वहां से ऊपर से इनके माउंटेन पे चढ़ के पाकिस्तानी लोग वहां पे जो आर्मी थी वो यहाँ से बॉम्बार्डिंग सीलिंग करते थे, तो या वो खाली करवा लिया गया था। तो कारगिल, लेह, लद्दाख और ये सब आप एक बार मैप पे देख लेना। कारगिल का पॉपुलेशन जो है वो अप्रोक्सीमेटली 1.08 लाख लिखा है, और यहाँ पे शिया मुस्लिम ज्यादा है, तो ये अगर आपको नहीं पता है तो आप उसको एक बार देख लेना, ठीक है। नेक्स्ट, अब इंडिजिनेशन जो है, मतलब कैसे आप इंडिजिनाइज कर रहे हो, मतलब कंट्री का जो यूज कर रहे हो आर्मी का, ठीक है। कुछ कुछ फोनेटिक्स ऐसे, कुछ वर्ड ऐसे है जिसमें मैं फंस जाता हूं, तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं उसको एक्सेप्ट करता हूं। तो इंडिजिनाइजेशन या इंडिजिनाइजेशन जो भी बोलते हैं आप उसको देख लेना, मैं कोशिश बार बार कर रहा हूं आपके सामने में, ठीक है। तो इसका मतलब होता है कि आप अपने वीपन जो बनाओगे वो उसको इंडिया में बनाओगे, लोकली, लोकल टू वोकल वाला कंसेप्ट, इंडियन मेड, मेक इन इंडिया, मेक इन इंडिया। सो ये कह रहे हैं कि कैसे हम जो है वो धीरे धीरे जो है वो अपनी आर्मी को इंडिजनाइज कर रहे हैं, और उसके बेस पे अपन वीपन बना रहे हैं, और उसके ऊपर उन्होंने कुछ लिखा है, तो नॉट इंपोर्टेंट, लेकिन आपको एक टाइप का थीम पता होना चाहिए कि हम जो एक्सपोर्ट करते हैं या इंपोर्ट करते हैं वीपन्स, ठीक है, उसमें हमारा जो है इंपोर्ट करते हैं मोस्टली रसिया और यूएसए से, रसिया और यूएसए एंड इजराइल, फ्रांस, ठीक है। अब देखेंगे तो कुछ ही कंट्री है यहां से बहुत अच्छे से हम इंपोर्ट करते हैं, तो आपका जो है बैलेंस ऑफ पेमेंट गड़बड़ा जाता है। क्यों? क्योंकि आपका क्या होता है, इंपोर्ट ज्यादा हो जाता है और आपका एक्सपोर्ट जो है वो कम है, एक्सपोर्ट जो है वो कम है। तो उसको बैलेंस करने के लिए आप क्या करोगे, इंडिजनाइज करोगे, इंडिया में ही बनाओगे, मेक इन इंडिया करोगे, तो उसको थीम पता होना चाहिए, फिर उसके बाद अपन कभी कभी इसमें डेटा ऐड करते जाएंगे। नेक्स्ट, अब ये तो पता ही है कि जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म जो वो है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ जो फिल्म सर्टिफिकेशन है, उस पर एलिगेशन लगाए थे, विशाल करके एक एक्टर हैं साउथ इंडिया के, उन्होंने बोला था कि मेरे फिल्म को जो हिंदी में डब करने के लिए ना ये लोग पैसे मांगे थे, कुछ 6.5 लाख रुपए मुझे याद है इन्होंने खर्च किया था, रिश्वत दी थी, ब्राइबरी। तो उसके ऊपर जो है प्रसून जोशी साहब कहते हैं कि इसके ऊपर जांच होगी और थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट जो है धीरे धीरे कम किया जाएगा इसमें। अब मैं ईडी को लेकर मैं बार बार आपको कहता हूं कि ईडी शुड गिव कॉपी ऑफ द ग्राउंड ऑफ अरेस्ट, वो सुप्रीम कोर्ट कह रही है। सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि सेक्शन 19 जो है, सेक्शन 19 का क्लॉज 1 जो है प्रिवेंशन ऑफ पीएमएलए का एक्ट विच डील्स विद द प्रोसीजर ऑफ अरेस्ट हैज बीन एम्बिगियस अबाउट एस्पेक्ट, सेइंग ओनली दैट ईडी नीड टू इन्फॉर्म एंड द अरेस्ट पर्सन अबाउट द ग्राउंड ऑफ अरेस्ट। तो ईडी उसमें इन्फॉर्म करना है, लेकिन मैं तो ये यही बताया ना कि अलग अलग जो सम प्लेसेज पे ईडी के ऑफिसर्स हैं वो रिटर्न रिप्लाई भी दे रहे हैं, रिटर्न कॉपी भी दे रहे हैं। तो ईडी के डिफरेंट डिफरेंट विंग्स जो जोन जो हैं वो डिफरेंट डिफरेंट तरीके से काम कर रहा है।
तो इसको लेके आया है कि ईडी शुड गिव कॉपी ऑफ द ग्राउंड ऑफ अरेस्ट। तो अगर ये इस टाइप की जजमेंट आती है तो ये संजय सिंह के केस में भी लागू हो सकता है कि आपको ग्राउंड तो बताना पड़ेगा। तो संजय सिंह के केस में तो आपको ग्राउंड बताया है कि आपको मैं लिकर के केस में अरेस्ट कर रहा हूं, लेकिन ये वाला केस जो था इसमें उन्होंने नहीं बताया था। गुड़गांव बेस्ड कोई रियलिटी ग्रुप है M3M उसको। सो टर्मिक जो है, टर्मेरिक मतलब हल्दी की, तो उसका बोर्ड बनेगा तो उसको देखेंगे। तो ये है, और इसमें याद रखना कि इसमें जो है वो मेरे हिसाब से तेलंगाना जो है वो पहला स्टेट है हाईएस्ट प्रोड्यूसर, और उसके बाद सेकंड लार्जेस्ट जो है वो महाराष्ट्र है सेकंड, तो हल्दी के प्रोडक्शन में। और इंडिया में, पूरे वर्ल्ड में इंडिया सबसे बड़ा उसका लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कंज्यूमर भी है। तो अगर ऐसा है तो इसको बोर्ड बना रहे हैं, जैसे टी बोर्ड है, कॉफी बोर्ड है, तो उसको लेके हेड ऑफ टर्मिक बोर्ड कॉन्स्टिट्यूटेड, तो उसके बोर्ड में जो भी होंगे उसको चुना जाएगा। नेक्स्ट, ये रिपोर्ट तो मैंने आपको बता ही दिया न्यूज, क्योंकि केविन मैकार्थी वही हाउस वोट, तो इनको हटा दिया गया है। नेक्स्ट, और ये पाकिस्तान कह रहा है कि जो अफगानिस्तान के लोग जो हैं, जो माइग्रेट होकर अफगानिस्तान में आए हैं, वो वहां पे आके बम गिरा रहे हैं। ठीक है, तो इस पे ज्यादा बहस भी नहीं करूंगा। जो म्यूजू जो हैं, जो अभी मालदीव में चूज करके आए हैं, जीत के आए हैं, तो उनको एक टाइप का ये है कि आपको इंडिया के साइड रहना है, कि आपको प्रो चाइना है, वो एक्चुअली प्रो चाइना के साइड है वो। और जो अभी जो हार गए, जो सलीह थे, वो इंडिया के फेवर में बोलते थे। तो इनका एक आउट चाइना आउट इंडिया वाला प्रोग्राम भी इन्होंने लॉन्च किया था। खैर उनके मुजी जो थे वो उसमें शामिल नहीं थे, लेकिन उनकी जो जिनको एक बार अरेस्ट कर लिया गया था, यमीन करके थे शायद, कुछ मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन उन्होंने आउट इंडिया, मतलब कि मालदीव से इंडिया को आउट करना है, तो उसको लेके ये एक प्रोग्राम चला रहे थे, और इलेक्शन में इनको ये काम आया, और मालदीव में जो उनके साथी हैं वो मुजू, वो प्रेसिडेंट बने। और अभी मैंने कुछ दिन पहले देखा था कि उनको अभी जेल में थे पुराने वाले जो उसकी जमीन थे, और उनको अभी अब हाउस अरेस्ट में ले आया, तो प्रोग्रेस हो गया कि जेल से सीधे हाउस अरेस्ट पे आ गए, अपने बंदे बने। तो सो ये वाली चीजें हैं। तो इंडिया और मालदीव का रिलेशन देखने की बात है कि कैसे पुराना जो हमारा अच्छा था वो अब फिर से कैसे, क्योंकि अब ये प्रो चाइना हो गए, जो मुजू जो है प्रो चाइना है, तो हमको इनके साथ ट्यूनिंग करनी पड़ेगी, तो हम कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इंडिया इनवॉइस वही देख रहे हैं, इंडिया के जो वहाँ पे लोग हैं, इनवॉइस हैं, जो भी वहाँ के इंडिया को जो रिप्रेजेंट करते हैं, वहाँ के इंडिया के ब्यूरोक्रेट्स, वो वहाँ पे जाके पीएम का नोट्स जो है वो म्यूजिक को सौंप रहे हैं, और उनको बोल रहे हैं कि बधाई हो, आप जीत के आए हैं, और हम लोग मिलके, मतलब इंडिया और मालदीव अच्छा काम करेंगे। अब ये गवर्नमेंट ईज एयरक्राफ्ट रिकवरी रूल, तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप सबको बता दूं कि इसमें यह है कि जो एक टाइप का लेसर होता है, जिनके पास प्रॉपर्टी होती है, एसेट होता है, ठीक है, तो वो आईबीसी के अंदर में क्या होता था कि इंसॉल्वेंसी और बैंकरप्सी कोड होता था, उसके अंदर में अगर इस टाइप की कुछ चीजें हुई तो वो अपने आप को इंसॉल्वेंट और वो इस टाइप का दिखा देते थे। तो उसको लेके एक कानून आया है कि कॉर्पोरेट डेटर को जो है, जिनके पास भी बड़े बड़े कर्जे हैं, उसको इस रिकवरी से बाहर रखा गया। आईपीसी 16 के भी नॉट कवर इन एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टर्स। सो नॉट इंपॉर्टेंट, बट डेफिनेटली कभी डिस्कस करेंगे इसके ऊपर। केवल आपको अभी ये समझना है कि अभी इतना जल्दी समझ में भी नहीं आएगा, लेकिन ये आप याद रखो कि एयरक्राफ्ट रिकवरी रूल्स में थोड़े से चेंजेस लाएंगे एयरक्राफ्ट में। और जिस दिन हम आईबीसी पढ़ेंगे 2016 वाला इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड, उस दिन मैं अच्छे से इसी न्यूज को डिस्कस करूंगा। लेकिन फिलहाल आपको न्यूज में गो एयर वाला कंसेप्ट अगर पता है गो, तो आप समझ में आ जाएगा कि ये न्यूज में क्यों है। जो ग्रीन शिपिंग है, कि कैसे हम ग्रीन शिपिंग कर सकते हैं, उसको एक बार देखने की जरूरत है कि जो मेरीटाइम है, जो अपन शिप से जो अपन कॉमर्शियल चीजें को भेजते हैं एक कंट्री से दूसरे कंट्री, उसको ग्रीन शिपिंग होनी चाहिए, उसमें पॉल्यूशन नहीं होना चाहिए, उसको लेके है। तो एक टाइप का आंकड़ा है कि इंडिया का मेरीटाइम सेक्टर जो है वो 20 ट्रिलियन यूएसडी डॉलर जो होगा 2047 तक हो जाएगा, और अगर वो 9% प्रोजेक्टेड ग्रोथ के रेट से बढ़ा तो सो हमको, और कैसे ये 5000 जो है वो इनलैंड वाटर की ओर भी फैल जाएगा। तो हमको यहाँ पे जो है वो शिपिंग से भी जो हम भेज रहे हैं वो भी ग्रीन शिपिंग होनी चाहिए, उसमें पॉल्यूशन नहीं होना चाहिए, उसको लेके है। तो इको फ्रेंडली होना चाहिए कुल मिला के मेरीटाइम सेक्टर्स से। यूरो जोन जो यूरो से मिलके बना है, ठीक है, तो वो उसमें जो डिमांड कम हो गया है,
अभी यूरोपियन कंट्री में, तो इसकी वजह से है यूरो जोन जो है वो श्रैंक हो रहा है। तो वो मोटा मोटी न्यूज याद रखो। फिर उसके बाद यूरो और फिर इंडिया का फिर यूएसडी का ये कंसेप्ट किसी दिन मैं इकोनॉमी की क्लास में पढ़ाऊंगा। इंडिया का जो है ग्लोबल सेक्टर जो ऑटो में है, अगर इंडिया को देखा जाए तो ग्लोबल में ग्लोबली जो है ऑटो सेक्टर जो है वो कितना, तो 1 ट्रिलियन के आसपास 2035 तक फैल जाएगी। मतलब ऑटोनॉम, मतलब आपकी बात करें कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में, तो वो भी जो है वो धीरे धीरे हमारा बढ़ रहा है, अच्छा हो रहा है। रिलायंस ने एक इस टाइप का बैटरी का, ईवी बैटरी का कुछ इस टाइप का वो स्वैप कर सकते हो उस टाइप का कुछ निकाला है। क्लीन एनर्जी से रिलेटेड है ना ये सब चीजें, क्लीन एनर्जी। इसीलिए मैं एक एक लाइन में लेकिन आपको बोल दे रहा हूँ न्यूज। टाटा ग्रुप कह रहा है कि अब जो है हम पहले टाटा टी चलाते थे और ये चलाते थे, अब कोर बिजनेस में कॉफी को भी लेके आएंगे। कॉफी में है ये, लेकिन बोल रहे हैं कि अब इसमें कॉफी में भी अपना जो है बिजनेस जो है वो बढ़ाऊंगा, ब्रांड करूंगा, उसको ब्रांडेड बनाऊंगा। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे न्यूज। और आप सबको जो है वो मैं आपको फिर से याद दिला दूं कि आपका जो है वो 3 तारीख का और 4 तारीख का न्यूज बचा है, और मैं वो डेफिनेटली उसको भी करवा दूंगा। जो भी उसमें इंपॉर्टेंट आर्टिकल होंगे उसको भी डिस्कस करूंगा। तो तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहिए और चैनल को लाइक कीजिए। हैव ए नाइस डे।